नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द मूवी एको। तो कहानी 90 के दशक में लंदन के सबसे मशहूर बैंक बैरिंग्स बैंक को दिखाते हुए शुरू होती है, जिनके क्लाइंट्स बेहद अमीर और प्रतिष्ठित लोग थे। वहीं पर हम निक नाम के एक बंदे को देखते हैं जो उसी बैंक में काम करता है। वो अपने बॉस टोनी से उसे किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करने की बात कहता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हुए डेस्क के पीछे बैठे बैठे ऊब चुका था और शुरू से ही उसका सपना था कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। तब उसका बॉस टोनी उसे इंडोनेशिया के जकार्ता में अपनी दूसरी ब्रांच में एक फील्ड वर्कर के तौर पर कुछ मुश्किल डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए भेज देता है। अब निक वहां पहुंचकर देखता है कि वहां के कामकाज में ढेरों खामियां हैं। बिल और रसीदों में बहुत सारी गड़बड़ियां थीं और ग्राहक समय पर उन बिल्स का भुगतान भी नहीं कर रहे थे। इन अकाउंट्स की वजह से बैंक को करीब $10 करोड़ का लॉस हो रहा था। अब यहां पर निक अपना टैलेंट दिखाते हुए उसने अकेले ही सारे बिल्स को ऑर्गेनाइज किया और ग्राहकों से उनका सारा हिसाब मिलाते हुए पेमेंट के लिए उन पर दबाव बनाया। देखते ही देखते उसने वह $10 करोड़ की डूबी हुई रकम वसूल कर ली। फिर हेडक्वार्टर ने उसकी मदद करने के लिए लाइजा नाम की एक खूबसूरत लड़की को उसके असिस्टेंट के तौर पर भेजा। जान पहचान बढ़ाने के लिए निक लाइजा को इंडोनेशियाई व्यंजनों का आनंद लेने के लिए डिनर पर इन्वाइट करता है। अब इस तरह दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। निक अब काफी खुश था क्योंकि वह अब अकेला नहीं है और उसका सारा काम भी अब पूरा हो चुका है। अब निक और लाइजा एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और उनके बीच खैर इसे सेंसर रहने देते हैं। कुछ महीनों बाद निक ने लाइजा से शादी कर ली और उनके शादी का जश्न उनके सभी सहकर्मियों ने मनाया। अब इसके बाद बैंक ने निक पर भरोसा करते हुए उसे सिंगापुर ब्रांच में ट्रेडिंग विभाग में मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यह कुछ ऐसा ही था कि मानो चोर को ही चौकीदार बना दिया गया हो, क्योंकि वहां पर ट्रेडिंग और उसका मैनेजमेंट वो अकेला ही संभालने वाला था और यही बात आगे चलकर उसकी बर्बादी का असली कारण बनने वाली थी। अब रहा सवाल क्यों और कैसे, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। खैर, अब एक हफ्ते बाद निक उस ब्रांच के हेड साइमन से मिलता है। साइमन उसे अपना एक टीम तैयार करने के लिए कहता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग में उसकी मदद कर सके। साइमन को निक के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन उसने निक को खर्च कम करने और नए एम्प्लॉयज को कम सैलरी में हायर करने की सख्त हिदायत भी दी। अब इस वजह से निक को ऐसे नौसिखियों को काम पर रखना पड़ा जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और उन्हें काम के दौरान ही सब सीखना था, और निक अकेला ट्रेडिंग और सेटलमेंट दोनों संभालने लगा। अब निक की टीम तैयार होने के बाद वो उन्हें उनका काम समझाता है। निक कहता है कि बैंक ने उसे सिंगापुर एक्सचेंज में स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदकर और फिर उन्हें टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग की जिम्मेदारी सौंपी है। 90 के दशक में ट्रेडिंग मैनुअल थी, जहां उंगलियों के इशारों और शोर शराबे के बीच ट्रेडिंग किया जाता था। जैसे कि हथेली अंदर की ओर होने का मतलब था खरीदना और बाहर की तरफ होने का मतलब था बेचना। ट्रेडिंग फ्लोर का माहौल कुछ ऐसा था जैसे मानो कोई कैसीनो हो। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई रहती थी, जिससे गलतियों की संभावना काफी बढ़ जाती है। निक ने ट्रेडिंग की गलतियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक गुप्त खाता बनाया जिसका नंबर 8888 था। सेटलमेंट विभाग में यह एक सामान्य प्रक्रिया थी, लेकिन इसी गुप्त खाते ने पूरे बैरिंग्स बैंक को बर्बाद कर दिया। लेकिन कैसे, वो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इसके अलावा जो लेन देन किया जाने वाला था वो बैंक के नाम पर नहीं बल्कि ग्राहकों के नाम पर किया जाने वाला था, क्योंकि बैंक के नाम पर ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं था। अब जबकि निक की टीम पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, वो लोग ट्रेडिंग फ्लोर पर कदम रखते हैं। वो लोग सिंगापुर एक्सचेंज में मुख्य रूप से निक्केई इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस का कारोबार कर रहे थे। निक ने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के लोगों से संपर्क किया ताकि वे लेन देन में मदद कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे जो खरीदने जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके। इस तरह निक और उसकी टीम अपना पहला मुनाफा कमा लिया। इसके बाद निक वापस ऑफिस आया और सूसी नाम की अपनी सहयोगी से 8888 नंबर के उस एरर अकाउंट को चेक करने के लिए कहा और हर दिन के आखिर में सूजी को उसका रिपोर्ट निक को देने के लिए कहता है। खैर, अब इस तरह निक का काम जारी रहा और देखते ही देखते वो काफी मुनाफा कमा लेता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है, 17 जुलाई 1992 को किम नाम की उसकी एक टीम मेंबर निक के इशारों को ठीक से समझ नहीं पाई और उसने फूजी बैंक के 20 लॉट खरीदने के बजाय 20 लॉट बेच दिए, जिस बात से उस दिन निक को $20,000 का नुकसान हुआ। अब उसने अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में साइमन को इसके बारे में इन्फॉर्म करने के बजाय निक ने इस गलत सौदे को एरर अकाउंट में डाल दिया और नुकसान की भरपाई के लिए हेराफेरी शुरू कर दी। अब रात को निक और उसकी टीम एक बार में ड्रिंक करने पहुंचते हैं, लेकिन किम उसकी वजह से बैंक को हुए नुकसान के कारण काफी दुखी थी।
निक उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है इस काम में गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन किम अंदर से इतना गिल्ट महसूस कर रही थी कि उसने आखिरकार टीम छोड़ दी। खैर, अब निक सोमवार को मार्केट खुलते ही दुगना दांव लगाकर उस लॉस को कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया, जिसके चलते उसका लॉस $20,000 से बढ़कर $60,000 हो गए। अब उसमें हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने के बजाय उसने सूजी को उन लॉसेस को उस एरर अकाउंट में डालने के लिए कहा। अब नुकसान की भरपाई के लिए उसने ग्राहकों के फंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद निक और उसकी टीम फिर से शेयर बाजार पहुंचे। उन्होंने फिर से ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन फिर एक और ट्रेडर जॉर्ज ने भी किम जैसी ही गलती कर दी और जहां उसे बेचने को कहा गया था वहां उसने खरीद लिया। फ्लोर पर मचे शोर और अफरा तफरी के कारण कई ट्रेडिंग वाउचर भरे ही नहीं गए थे। वहां से निक वापस ऑफिस आया और सूजी से $1 करोड़ के नुकसान का डेटा एरर अकाउंट में दर्ज करने को कहा। अब निक की बात सुनकर सूजी बहुत हैरान थी, क्योंकि अगर साइमन को पता चला तो निक को नौकरी से निकाला जा सकता था। लेकिन निक शांत रहा, क्योंकि उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि महीने के अंत में सेटलमेंट सही से हो जाए। अब उसने बैंक के पैसों से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए क्लाइंट के पैसों का इस्तेमाल करने का एक प्लान बनाया। हर दिन निक खरीदारी के लिए सही समय का इंतजार करता रहा, क्योंकि ट्रेडिंग में सही समय में एंट्री लेना ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है। इधर निक का लॉस लगातार बढ़ने लगा और इस वजह से सूजी उससे मिलने आई, क्योंकि नुकसान 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका था। और इधर परेशानी की बात यह थी कि मार्जिन को कवर करने के लिए क्लाइंट के खाते की रकम भी अब कम पड़ रहा था। अब मार्जिन सुरक्षित करने के लिए निक को और पैसों की जरूरत थी, ताकि उसका पोजीशन बना रहे और बैंक को उसके द्वारा किए गए नुकसान का पता ना चले। इसके बाद निक जेनवा बैंकिंग ट्रस्ट के प्रमुख पीटर से मिलने जाता है, जो लंबे समय से निक में दिलचस्पी ले रहे थे, क्योंकि निक ने बेरिंग्स बैंक को तेजी से आगे बढ़ाया था। पीटर ने निक से एक दिन में 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का लेन देन संभालने को कहा। बेशक निक बहुत खुश था, क्योंकि पीटर उसकी वर्तमान समस्या का समाधान था। अगले दिन पीटर ने निक को फोन किया और अगले महीने के लिए 4,000 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए कहा। निक बहुत खुश था, क्योंकि अगर वो सफल हो जाता तो वो न सिर्फ बैंक के नुकसान की भरपाई कर पाता, बल्कि उसे कमीशन भी मिलता। निक ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया ताकि वे दूसरे ट्रेडर्स को चकमा देकर शेयर की कीमतों को नीचे गिरा सकें और फिर वो भारी मुनाफा कमाने के लिए तुरंत खरीदारी कर सकें। अब निक और उसकी टीम लगातार इंडेक्स प्राइस को गिराने की कोशिश करने लगे, और जब प्राइस नीचे आने लगा, सही मौका देखकर निक अपनी टीम को खरीदने का इशारा करता है और इस तरह वो लोग भारी मुनाफा कमा लेते हैं। अब किस्मत भी निक का साथ देने लगी। टोक्यो इंडेक्स पर शेयरों को होल्ड करने के निक के फैसले ने उसे फायदा पहुंचाया, क्योंकि वो इंडेक्स लगातार बढ़ रहा था। निक, जो पहले लगभग हार मान चुका था, अब बहुत महत्वाकांक्षी और उत्साही हो गया था, क्योंकि बैंक के नुकसान की भरपाई हो गई थी और निक को अच्छा खासा कमीशन भी मिला। इस कामयाबी के चलते निक सिंगापुर का नंबर 1 ट्रेडर बन जाता है और वो इतना मशहूर हो गया कि अक्सर लोग स्टॉक के बारे में उसकी राय लेने लगे। अगर वो यहीं पर रुक जाता तो वो बिना कुछ किए भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जिंदगी जी सकता था। असल में उसके काम में ज्यादा जोखिम नहीं था। एक तो ग्राहकों के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स खरीदना बेचना, और दूसरा अलग अलग बाजारों के बीच मूल्य के अंतर का फायदा उठाकर बैंक के लिए आर्बिट्राज ट्रेडिंग करना। खैर, अब निक के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। पीटर अब किसी दूसरे ट्रेडर के पास अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात कहता है। अब पीटर का भरोसा बनाए रखने के लिए निक 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने का फैसला करता है, लेकिन उसकी टीम ने उसे जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी, क्योंकि वो एक बड़ा जोखिम ले रहा था। अगर इंडेक्स गिरता तो निक को भारी नुकसान झेलना पड़ता, लेकिन निक उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले लेता है। आखिरकार निक के साथ वही हुआ जो हर ट्रेडर के साथ होता है, जब वो बिना मार्केट को अच्छे से एनालाइज किए जल्दबाजी में ट्रेड लेता है। अब निक के अगेंस्ट मार्केट जाने लगता है और देखते ही देखते उसे भारी नुकसान होने लगा। इधर पीटर दूसरे ट्रेडर के पास चला गया, जिससे निक की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। निक अब बुरी तरह फंस चुका था और आखिरकार उसने सूजी से एरर अकाउंट को फिर से खोलने के लिए कहा और लंदन की फाइनेंस टीम से महीने के अंत के सेटलमेंट के लिए पैसे भेजने का अनुरोध किया। फिर निक को साइमन अपने कैबिन में बुलाता है। उसे लगा कि अब उसकी करतूतों का पता उन्हें चल चुका है। निक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन उसका अंदाजा गलत निकला और उसके परफॉर्मेंस के चलते उसे उल्टा $1,35,000 का बोनस मिला। मतलब साफ था बैंक को अभी तक उसकी करतूतों का पता नहीं चला था। साइमन ने यह भी बताया कि इतना बड़ा बोनस मिलने के कारण उनके खातों का ऑडिट किया जाएगा, जो कि महज एक औपचारिकता है। यह सुनते ही निक की खुशी परेशानी में बदल गई। अब अगले दिन लंदन से सबसे सख्त ऑडिटर्स की टीम निक के पास पहुंचा। निक ने शांति से उन्हें शेयर बाजार में अपने काम के बारे में बताया,
निक की बातें सुनकर ऑडिटर्स हैरान रह गए, क्योंकि निक ट्रेडर होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल रहा था और इससे रिपोर्टों में धोखाधड़ी की गुंजाइश बढ़ जाती है। फिर अगले दिन साइमन निक को बताया कि हेडक्वार्टर में आपसी मनमुटाव के कारण बेरिंग्स बैंक ने ऑडिट टीम को वापस बुला लिया है, लेकिन यह केवल एक पल की राहत थी। उसके सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहला, करोड़ों का घाटा कैसे चुकाए। दूसरा, इंटरनल ऑडिट से वो कब तक बचेगा। और तीसरा, उसकी संदिग्ध ट्रेडिंग पर एक्सपर्ट्स की नजर पड़ने लगी थी और लोग एरर अकाउंट के बारे में पूछताछ करने लगे थे। खैर, आखिरकार निक ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी पोल खुलने से वो बच गया। फिर वो जॉर्ज के साथ ड्रिंक करने के लिए एक बाड़ में जाता है, जहां उनकी मुलाकात इत्तेफाक से स्टीव नाम के एक ट्रेडर से हुई। स्टीव लंबे समय से निक से मिलना चाहता था, क्योंकि वो निक के काम से काफी इंप्रेस था। अब कुछ दिनों बाद सूजी ने निक को बताया कि कंपनी को अब तक 77.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसे छिपाने के लिए निक ने सूजी से फर्जी रिपोर्ट बनाने को कहा, जिससे ऐसा लगे कि सिंगापुर एक्सचेंज पर कर्ज बकाया है। और निक ने सूजी से रिकॉर्ड को जितना हो सके सफाई से रखने को कहा, ताकि हेडक्वार्टर को उसकी भनक न लगे। फिर निक का एक सहकर्मी डैनी उसे कॉल करके कहता है, हेडक्वार्टर से ऑर्डर है कि उसे अगले महीने तक $2 मिलियन का मुनाफा कमाना होगा, ताकि उनके एम्प्लॉयज को बोनस मिल सके। अब इससे निक की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। कुछ दिनों बाद निक डैनी के साथ लंदन गया और बैंक के जनरल मैनेजर से मिलकर और फंड की मांग की, क्योंकि उसे ट्रेडिंग जारी रखने के लिए और मार्जिन की जरूरत थी। निक बेहद होशियारी से यह सब कर रहा था ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए, और साथ ही वो उन्हें यह भरोसा दिलाता रहा कि वो बैंक के लिए मुनाफा कमा रहा है। फिर सिंगापुर से वापस लौटने के बाद वो देखता है कि उसका लॉस और ज्यादा बढ़ चुका है। निक को लगा कि वो इस साल के ऑडिट से नहीं बच पाएगा और पकड़े जाने पर जेल जाना तय था। इसके बाद साइमन निक को बुलाकर एक लेटर दिखाता है, जो कि सिंगापुर एक्सचेंज से आया था, जिसमें लिखा था कि निक बैंक के खाते के माध्यम से ट्रेडिंग के लिए फंडिंग कर रहा है और यह नियमों का उल्लंघन है। साइमन ने उसे उस एरर अकाउंट के बारे में भी पूछा और निक ने शांति से समझाया कि वो एक क्लाइंट का अकाउंट है। उस पर भरोसा करते हुए साइमन ने उससे उन आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा। वहां से लौटकर निक देखता है कि लाइजा बाथरूम में बैठी हुई है, क्योंकि उसका अभी अभी मिसकैरेज हुआ है। निक उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो बच्चे को नहीं बचा पाए। यह बात सुनकर निक गम में डूब जाता है। निक अब बड़ी ही मुश्किल स्थिति में फंस चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी का मिसकैरेज, तो दूसरी तरफ ऑफिस का वो रिपोर्ट, जो उसे जल्द से जल्द साइमन को देनी है। अगले दिन निक डैनी से अकाउंट मैनेजर को मनाने के लिए कहा, ताकि मार्जिन को कवर करने और मिनिमम इक्विटी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसे और $30 मिलियन का फंड मिल सके। हालांकि बैंक इस बात से राजी नहीं हुआ और उन्होंने मांग की कि निक पहले विस्तार से समझाएं कि असल में क्या चल रहा है। फिर डैनी उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि इस बार बजट टाइट होने की वजह से उन्हें कम बोनस दिया गया है। यह सुनकर निक आग बबूला हो गया, क्योंकि उसे लगा कि बैंक उसकी मेहनत का रत्ती भर भी कद्र नहीं कर रहा है, जबकि उसने दिन रात एक कर काम किया था। अगले दिन निक सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के उस फैसले का इंतजार करने लगा, जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक के फंड के सोर्स के बारे में था। किस्मत ने निक का साथ दिया और उसकी इस हरकत को मामूली उल्लंघन मानते हुए उस पर सिर्फ $200 का जुर्माना लगाया गया। इस तरह वो एक बार फिर से बच निकला और फिर निक अपने साथियों के साथ इस बात का जश्न मनाता है। लेकिन अभी खुशी के कुछ पल ही बीते थे कि अचानक बैंक की ऑडिट टीम का फोन आ गया। उन्होंने उस रिपोर्ट के बारे में पूछा, जिसमें कहा गया था कि स्टॉक एक्सचेंज पर बैंक का 1.4 बिलियन आउटस्टैंडिंग है। निक से उन दस्तावेजों को भेजने के लिए कहा गया, क्योंकि ऑडिट टीम को उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। निक एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन फिर से बात टालते हुए वह उस नुकसान की भरपाई का तरीका सोचने लगा जो अब तक वो कर रहा था। अब रात को सबके जाने के बाद निक ने सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के नाम से एक फर्जी लेटर तैयार किया, जिसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जिक्र था। उसने लेटर हेड और सिग्नेचर को अपने डॉक्यूमेंट में इस तरह से चिपकाया कि वह दिखने में बिल्कुल असली लग रहा था। आखिरकार दस्तावेज तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, अचानक साइमन वहां आ धमका। निक उसे देखकर काफी घबरा जाता है। साइमन ने भी उससे गायब पैसों के बारे में सवाल किया, लेकिन निक ने इतनी चतुराई से सफाई दी कि साइमन उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। इसके बाद निक सुसी को फोन करके ऑडिट टीम की रिपोर्ट के लिए क्लाइंट के खाते से पैसे बैंक के खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा। तब सुसी उसे बताती है कि इतने पैसे काफी नहीं होंगे। तब निक ने कहा, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी है। असल में पैसे हैं या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह होते ही टोनी ने निक को फोन किया और निक द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट के बारे में पूछा। शुरू में टोनी स्टॉक एक्सचेंज के आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स को लेकर थोड़ा परेशान था, लेकिन निक उसे इस तरह से समझाता है कि उसे यकीन हो जाता है कि निक जो कुछ भी कर रहा है वो सब सही है।
कुछ देर बाद स्टीव निक को न्यूज देखने को कहा। उसने देखा कि जापान में भीषण भूकंप आया है। यह देखकर निक के होश उड़ गए, क्योंकि इससे जापान का मार्केट गिरना तय था और निक को भारी नुकसान होने वाला था। अब निक का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बैंक की इस भारी नुकसान की भरपाई वो आखिर कैसे करेगा। निक पूरी तरह टूट चुका था और बस किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था। फिर हम देखते हैं ट्रेडिंग फ्लोर पर अफरा तफरी मची हुई है। चारों तरफ डर का माहौल था और फॉरेन इन्वेस्टर लगातार अपना शेयर बेच रहे हैं, जिस वजह से इंडेक्स धड़ाम से गिर गया और निक को यह आइडिया ही नहीं था कि उसे कितना बड़ा लॉस हो चुका है। जब वो ऑफिस पहुंचकर नुकसान का हिसाब लगाया, तब उसे पता चला उसे एक ही दिन में $11 मिलियन का लॉस हुआ है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद निक फिर से हेडक्वार्टर से संपर्क किया ताकि वे और पैसा भेज सकें और जापानी बाजार गिरने के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सके। लेकिन निक की बार बार की मांगों से डैनी चिढ़ गए और उसने निक से अपनी पोजीशन बंद करने को कहा। बेशक निक इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो ट्रेडिंग जारी रखना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि वह नुकसान की भरपाई कर लेगा। फिर डैनी उसे बताया कि वो लोग सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच करने के लिए एक टीम सिंगापुर भेज रहे हैं, क्योंकि लगातार भारी मात्रा में फंड मांगने के कारण उन्हें उस पर शक होने लगा था। अगले दिन निक ने आखिरकार स्टीव के सामने सच उगल दिया कि उसने बैंक का भारी नुकसान कराया है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिरकार ये क्या कर दिया। स्टीव यह सुनकर दंग रह गया, क्योंकि उसे लगा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। स्टीव ने उसे चेतावनी दी कि वह मार्केट से नहीं लड़ सकता, चाहे वह कितना भी मार्जिन क्यों न बढ़ा दे। निक अब भी स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने या ट्रेडिंग करने पर अड़ा था। उसे उम्मीद थी कि कीमतें बढ़ेंगी और नुकसान की भरपाई के साथ साथ मुनाफा भी होगा। निक वापस शेयर बाजार गया और इंडेक्स पर नजर रखने लगा ताकि वह 18,000 के स्तर पर बना रहे। निक तब बहुत खुश हुआ जब इंडेक्स की वैल्यू बढ़ने लगा, लेकिन पलक झपकते ही वह नीचे गिरने लगा। तभी टोनी वहां आया और उससे रिपोर्टों की बात की, लेकिन निक तुरंत वहां से खिसक लिया। 1 घंटे बाद निक की नींद खुली, क्योंकि वो वहीं सो गया था। जब उसकी नींद खुली, वो देखता है कि इंडेक्स 18,000 से गिरकर करीब 17,600 पर बंद हुआ है। इसका मतलब था कि निक को भारी लॉस हुआ है। अब वहां से निक सीधा घर पहुंचता है और लाइजा को लेकर सिंगापुर से भागने की तैयारी करता है। रास्ते में उसको डैनी का कॉल आता है, जिसे निक की हरकतों पर शक होने लगा था। निक ने जितना हो सके बात को छिपाने की कोशिश की और फिर अपना फोन फेंक दिया ताकि कोई उससे संपर्क न कर सके और बैंक को सच्चाई का पता चलने से पहले वो वहां से भाग सके। कुछ दिनों बाद निक एक अखबार में उसकी फोटो देखता है, जिसमें लिखा था, एक जुआरी जिसने बैंक को दिवालिया कर दिया। इसके बाद वो दोनों न्यूज देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बेरिंग्स बैंक के डूबने के कारण लंदन की इकोनॉमी भी अब खतरे में है। रिपोर्ट के अनुसार निक के कारण बैंक को $1.40 बिलियन का लॉस हुआ है। निक को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से लंदन का इतना बड़ा बैंक बर्बाद हो गया। वो अपने किए पर पछतावा करते हुए दुखी था, क्योंकि वो अब कुछ भी वापस नहीं लौटा सकता था। दूसरी ओर बैंक के मालिकों ने बेरिंग्स बैंक को बचाने के लिए बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई। उन्होंने हर संभव प्रयास किए, लेकिन समय की कमी के कारण बैंक को बचाना नामुमकिन था। इसी बीच निक स्टीव को कॉल करता है। तब उसे पता चलता है, पुलिस को शक है कि वो इंडोनेशियाई समुद्री इलाके में किसी लग्जरी होटल पर छिपा है। निक फौरन लाइजा के साथ यूरोप जाने का फैसला करता है। वो बहुत सावधान था, क्योंकि उसका चेहरा अखबारों में छप चुका था। लाइजा ने उसे नॉर्मल रहने के लिए कहा ताकि किसी को शक न हो। निक बस यही प्रार्थना कर रहा था कि वो इमिग्रेशन से बच निकले ताकि वे यूरोप में नई जिंदगी शुरू कर सकें। फिर कुछ घंटों बाद वो दोनों जर्मनी पहुंचे। तभी निक देखता है कि पुलिस पासपोर्ट चेक करने प्लेन की ओर आ रही है। जैसे ही लाइजा की बारी आई, पुलिस ने उसे पहचान लिया और निक के बारे में पूछा। तब निक ने खुद पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसके बाद निक को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 6.5 साल की सजा सुनाई गई। लाइजा ने एक एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट बेहद खतरनाक चीज है। यह आपकी जिंदगी बदल भी सकती है और एक पल में बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए जिम्मेदारी और इसके रिस्क को समझकर ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में उतरना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार और एक मजेदार कहानी के साथ।